हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यूपी पीजीडी का भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एचईओ के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स भी आ चुके हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस एचईओ का कंप्लीट कराया गया है। साथ ही ये नोट्स आपके नए पाठ्यक्रम पर आधारित है। नए पाठ्यक्रम को देखकर, नए सिलेबस को देखकर ही ये नोट्स तैयार किए गए हैं। इसका आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, जिसमें आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं और साथ ही इसके साथ, इस प्रैक्टिस सेट के साथ फ्री में करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बात की जाए एचईओ की क्लासेस की, तो ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलती हैं। दोपहर टाइमिंग की बात की जाए तो ये दोपहर 1 बजे ये क्लासेस होती हैं। आप में से जिनका भी एग्जाम है, इस क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, उनका एचईओ के नाम से फोल्डर बना दिया गया है। सभी की क्लासेस एक ही फोल्डर में आपको एक जगह मिल जाएंगी, जो कि आपके चैनल के प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और अभी समाजशास्त्र की बात की जाए तो अभी जो क्लासेस हो रही हैं, ये सोशल स्टडीज से रिलेटेड हो रही हैं। आपने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड है। आपका पहला है जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, और दूसरा आपका है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, जिसमें टोटल 8 सब्जेक्ट है। ठीक है। सोशल साइंस में टोटल 8 सब्जेक्ट है, जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि उन्होंने जिस सब्जेक्ट से एमए किया हुआ है, जिससे उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, भरा है, केवल उनको वही पढ़ना है। ऐसा नहीं है, जितने भी 8 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं ये सारे आपको पढ़ने हैं। तो अभी समाजशास्त्र की सारी क्लासेस हो चुकी हैं। इसके अलावा अभी जो अभी हो रही हैं क्लासेस, वो एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान की हो रही हैं, और सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उन सभी से रिलेटेड क्लासेस होंगे। फिर उसके बाद आपका जो जनरल स्टडीज़ है उसे भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप में से जिनका भी एग्जाम्स है, उन क्लासेस को आप सभी जरूर ज्वाइन करें। ठीक है। अब बात की जाए यहाँ पर जीआईसी एग्जाम के लिए, जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, समाजशास्त्र का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीडी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी एग्जाम की बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसका भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और यहाँ पर नोट्स की बात की जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी कि जो समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं हैं, उनके भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएगा और थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। सेकंड ग्रेड के लिए आपको समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे, और यूपी पीजीडी एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपका यूपी पीजीडी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, AR देसाई के अनुसार ब्रिटिश शासन काल में भारत में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है अंग्रेजों की दयालुता और शिक्षा नीति, विकल्प बी है नई आर्थिक व्यवस्था, नए वर्ग का उदय और ब्रिटिश आर्थिक शोषण के खिलाफ साझा असंतोष, ऑप्शन सी है केवल धार्मिक सुधार आंदोलन, ऑप्शन डी कांग्रेस की स्थापना। AR देसाई के अनुसार ब्रिटिश शासन काल में भारत में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण क्या था? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, नई आर्थिक व्यवस्था, नए वर्ग जैसे कि भारतीय बुर्जुआ और जमींदार का उदय, और ब्रिटिश आर्थिक शोषण के खिलाफ साझा असंतोष, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आपका यहाँ पर सही आंसर। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया नामक वृहद ग्रंथ के लेखक संपादक कौन है, जिसने भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र को मार्क्सवादी और संरचनात्मक दृष्टि से स्थापित किया? SC दुबे, AR देसाई, MN श्रीनिवास, मैकेवर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। किसकी पुस्तक है रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया? क्लासेस में कई बार बताई गई है। किसकी हो जाएगी? AR देसाई की। ठीक है, AR देसाई की है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा।
ए आर देसाई ने कल्याणकारी राज्य की पहचान के लिए कौन से 3 मुख्य लक्षण बताए थे और सिद्ध किया कि भारत इनमें से किसी पर खरा नहीं उतरा है। देखिए, पहला विकल्प ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, लोकतंत्र, न्याय और स्वतंत्रता। ऑप्शन बी है पूर्ण रोजगार की गारंटी, न्यूनतम जीवन स्तर की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा। ऑप्शन सी में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ऑप्शन डी में है औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और साक्षरता। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा, ये पूर्ण रोजगार की गारंटी, न्यूनतम जीवन स्तर की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया और एग्रेरियन स्ट्रगल इन इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस पुस्तकों के लेखक कौन है जिन्होंने भारत के किसान आंदोलनों का दस्तावेजीकरण किया है? पुस्तकें यहाँ पर विकल्प में देख लीजिए, धनाग्रे हैं, देसाई हैं, माजिद हुसैन है, रणजीत गुहा है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ए आर देसाई। ठीक है, ए आर देसाई हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ए आर देसाई किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने वहां मार्क्सवादी शोध की एक मजबूत परंपरा विकसित की है? लखनऊ विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय, कलकत्ता या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? किस विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने वहां पर मार्क्सवादी शोध की एक मजबूत परंपरा विकसित की है? यहाँ पर बॉम्बे विश्वविद्यालय। ठीक है, बॉम्बे विश्वविद्यालय होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देसाई के अनुसार भारत में स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई योजनाबद्ध प्रगति का वास्तविक लाभ किसे मिला है? देखिए, विकल्प ए में है समाज के सबसे गरीब और सर्वहारा वर्ग को। ऑप्शन बी है बड़े उद्योगपतियों, धनी किसानों और बुर्जुआ वर्ग को, केवल आदिवासियों को या फिर किसी को भी नहीं। देसाई के अनुसार भारत में स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई जो योजनाबद्ध प्रगति का वास्तविक जो लाभ है वो किसे मिला था? बड़े उद्योगपतियों, धनी किसानों और बुर्जुआ वर्ग को मिला था। बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आंसर। स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक में देसाई ने भारतीय राज्य की प्रकृति को किस रूप में विश्लेषित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। एक पूर्णतः समाजवादी राज्य के रूप में, या फिर एक पूंजीवादी राज्य जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपयोग निजी भूमि के विकास के लिए करता है, या फिर एक निष्पक्ष और लोक कल्याणकारी राज्य, या फिर एक सैनिक तानाशाही राज्य। स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक में देसाई ने भारतीय राज्य की प्रकृति को किस रूप में विश्लेषित किया है? एक पूंजीवादी राज्य जो सार्वजनिक क्षेत्र का उपयोग निजी पूंजी के विकास के लिए करता है। बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आंसर। कथन देखिए क्या कह रहा है। ए आर देसाई ने मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं के हनन के खिलाफ लगातार आवाज उठाई। कारण है उनकी पुस्तक वॉयलेंस ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स इन इंडिया राज्य द्वारा आम जनता और आंदोलनों के दमन को उजागर करती है। ये कारण यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका कथन और कारण दोनों ही सही होगा। कारण कथन की सही व्याख्या है, ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है, देसाई के अनुसार भारतीय समाजशास्त्रियों की सबसे बड़ी भूल यह है कि वे समाज का अध्ययन करते समय किसका विश्लेषण नहीं करते हैं? देखिए, ऑप्शंस में है धार्मिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक तिथियां हैं, उत्पादन के संबंधों और संपत्ति ढांचे का, या फिर पश्चिमी जीवन शैली यहाँ पर होगा। यहाँ पर उत्पादन के संबंधों और संपत्तियों के ढांचे होगा। ठीक है, सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट अ मार्क्सिस्ट अप्रोच पुस्तक के लेखक कौन है? ए आर देसाई, ई एम एस नंबूदरीपाद, बुर्जदेव या फिर प्रभात पटनायक यहाँ पर दिया गया है। किसकी हो जाएगी? ये कई बार आपको बताई गई है। इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट किसकी है?
ए आर देसाई की है, ए आर देसाई, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ए आर देसाई ने भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया को किस रूप में देखा? देखिए विकल्प ए क्या कह रहा है, ये आधुनिकता और समानता का प्रतीक है। ऑप्शन बी में है यह पूंजीवादी विकास का परिणाम है जो गंदी बस्तियों, वर्ग भेद और तीव्र आर्थिक असमानताओं को जन्म देता है, या फिर ऑप्शन सी या ग्रामीण जीवन का अंत है, या फिर ऑप्शन डी या केवल एक जनसांख्यिकी घटना है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? देसाई ने भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया को किस रूप में देखा है? यह पूंजीवादी विकास का परिणाम है जो गंदी बस्तियों, वर्ग भेद और तीव्र आर्थिक असमानताओं को जन्म देता है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देसाई की पुस्तक है स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन, मुख्य रूप से किस समस्या पर केंद्रित है? ऑप्शंस में दिया गया है शहरों की सुंदरता बढ़ाना, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले कामकाजी वर्ग का शोषण और उनके जीवन की अमानवीय परिस्थितियां, या फिर नगर नियोजन की तकनीकें, या फिर ग्रामीण पर्यटन। इस तरह के प्रश्न अब ज्यादातर एग्जाम्स में आप पूछे जा रहे हैं। किसी पुस्तक में क्या तर्क दिया है, ठीक है, या स्टेटमेंट है वो किस पुस्तक में दिया गया है ना। कौन सी पुस्तक है जिसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है, या किसी पुस्तक में किसी की आलोचना की गई है किसी के द्वारा, तो वो किस पुस्तक में की गई। इस तरह से प्रश्न अब ज्यादा पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपका क्या होगा, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले कामकाजी वर्ग का शोषण और उनके जीवन के अमानवीय परिस्थितियों का, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक में देसाई ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के राष्ट्रवाद में क्या बदलाव देखा? ऑप्शन ए है राष्ट्रवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है। विकल्प बी में है भारतीय पूंजीपति वर्ग ने सत्ता संभालने के बाद विदेशी पूंजी के साथ साठगांठ कर ली है और आम जनता का आर्थिक शोषण जारी रखा है। ऑप्शन सी है भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया, या फिर ऑप्शन डी या केवल भाषी विवादों में बदल गया है। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। भारतीय पूंजीपति वर्ग ने सत्ता संभालने के बाद विदेशी पूंजी के साथ साठगांठ कर ली है और आम जनता का आर्थिक शोषण जारी रखा है। बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। कथन देखिए अब क्या कह रहा है, ए आर देसाई ने महात्मा गांधी के अहिंसा और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की सराहना की थी। कारण देसाई का मानना था कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत वास्तव में पूंजीपतियों के धन को सुरक्षित रखने और वर्ग संघर्ष को टालने का एक बुर्जुआ तरीका था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका कथन गलत हो जाएगा, कारण सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आप ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी कई बार क्लास में बताई गई है। किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? ए आर देसाई के द्वारा। सी यहाँ पर हो जाएगा सही। ए आर देसाई के अनुसार भारत में जाति और वर्ग के बीच क्या संबंध रहा है? देखिए विकल्प ए क्या कह रहा है, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। विकल्प बी कह रहा है जाति अक्सर वर्ग का ही एक रूप होती है और उच्च जातियां ही अधिकांशतः उच्च आर्थिक वर्ग यानी कि पूंजीपति और भूमिपति का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऑप्शन सी में है जाति व्यवस्था वर्ग व्यवस्था से श्रेष्ठ है, और ऑप्शन डी वर्ग पूरी तरह समाप्त हो चुका है और केवल जाति बची है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा जाति अक्सर वर्ग का ही एक रूप होती है और उच्च जातियां ही अधिकांशतः उच्च आर्थिक वर्ग पूंजीपति और भूमिपति का प्रतिनिधित्व करती है। बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। देसाई ने अपनी कृति द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट में दुनिया भर के देशों के संदर्भ में क्या निष्कर्ष निकाला? देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट में दुनिया भर के देशों के संदर्भ में क्या निष्कर्ष निकाला था? दुनिया में कोई भी राज्य सच्चा कल्याणकारी राज्य नहीं है जब तक कि उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व रहेगा, राज्य पूंजीपतियों की ही सेवा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जो होगा विकल्प वो बी होगा।
अगला यहाँ पर देखिए प्रश्न है, AR देसाई के पिता रमन लाल वसंत लाल देसाई गुजरात के एक प्रसिद्ध क्या थे जिनका प्रभाव अक्षय कुमार की वैचारिक चेतना पर पड़ा था? उद्योगपति थे, प्रसिद्ध राष्ट्रवादी लेखक उपन्यासकार थे, ब्रिटिश अधिकारी थे या फिर तांत्रिक? तो क्या होंगे? क्या थे? प्रसिद्ध राष्ट्रवादी लेखक और उपन्यासकार। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेशनल इंटीग्रेशन एंड कम्युनलिज्म इन इंडिया निबंध में देसाई ने सांप्रदायिकता का मूल कारण किसे माना? केवल धार्मिक कट्टरता को, या फिर पूंजीवादी व्यवस्था में संसाधनों की कमी और नौकरियों के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा जिसका उपयोग नेता जनता को बांटने के लिए करते हैं, या फिर अशिक्षा को, या फिर विदेशी ताकतों की साजिश को? यहाँ पर हो जाएगा आपका सही पूंजीवादी व्यवस्था में संसाधनों की कमी और नौकरियों के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा जिसका उपयोग नेता जनता को बांटने के लिए करते हैं। बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आंसर। AR देसाई किस वर्ष इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए थे? वर्ष पूछा जा रहा है, कब चुने गए थे? 1978 में। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, देसाई के अनुसार भारतीय कृषक समाज में हरित क्रांति का क्या परिणाम हुआ? विकल्प ए है ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण आर्थिक समानता आ गई, ऑप्शन बी धनी किसान और शक्तिशाली हो गए, तथा छोटे व सीमांत किसानों की भूमि से बेदखलीकरण और शोषण बढ़ा, सामंतवाद पूरी तरह पुनर्जीवित हो गए, या फिर किसानों ने खेती करना छोड़ दिया? भारतीय कृषक समाज में हरित क्रांति का क्या परिणाम हुआ था देसाई के अनुसार? धनी किसान जो थे वे और अधिक शक्तिशाली हो गए थे, तथा छोटे और सीमांत किसानों का भूमि से बेदखलीकरण हो गया था और उनका शोषण बढ़ा था। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इसका। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, AR देसाई के समाजशास्त्र को किस नाम से पुकारना सबसे उपयुक्त होगा? व्यवहारिक समाजशास्त्र, ऐतिहासिक द्वंदात्मक मार्क्सवादी समाजशास्त्र, सांस्कृतिक समाजशास्त्र, या फिर प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? A, C, D गलत है। बी यहाँ पर राइट होगा, ऐतिहासिक द्वंदात्मक मार्क्सवादी समाजशास्त्र। विकल्प बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस समाजशास्त्री को डुजर्टी प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाता है, जो स्वयं को मार्क्सवादी न कहकर मार्क्सोलॉजिस्ट, मार्क्स के विचारों का अध्येता कहलाना पसंद करते थे? यहाँ पर है राधाकमल मुखर्जी, DP मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, AR देसाई यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डुजर्टी प्रसाद मुखर्जी ही हैं, DP मुखर्जी। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही। भारतीय समाजशास्त्री के लिए सबसे पहले एक भारतीय होना आवश्यक है, अर्थात उसे भारतीय परंपराओं, दर्शन और संस्कृति की गहरी समझ होनी चाहिए। यह तर्क किसका है? GS घुरिये, DP मुखर्जी, श्रीनिवास भगवान दास यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर जो सही आंसर होगा, भारतीय समाजशास्त्री के लिए सबसे पहले एक भारतीय होना जरूरी है, अर्थात उसे भारतीय परंपराओं, दर्शन और संस्कृति का उसके बारे में गहन जानकारी, गहन समझ होनी चाहिए। कहना किसका था? डुजर्टी प्रसाद मुखर्जी का था। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। आखिरी प्रश्न है, DP मुखर्जी ने भारतीय समाज के विश्लेषण के लिए मार्क्स के द्वंदात्मक मॉडल को किस रूप में लागू किया था? देखिए विकल्प ए में दिया गया है केवल अमीर और गरीब का द्वंद्व, ऑप्शन बी है भारतीय परंपराओं और आधुनिकता के बीच का द्वंद्व और टकराव, ऑप्शन सी है राजा और प्रजा का द्वंद्व, ऑप्शन डी शहरों और गांवों का द्वंद्व। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर भारतीय परंपराओं और आधुनिकता के बीच द्वंद्व और टकराव, बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।